स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। होपफुली आप लोगों ने यूनिट 1 टू यूनिट 9 कवर कर ली होंगी सारी वीडियोस अभी तक। आई नो ये वीडियो लेट आ रहा है बिकॉज काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रही है दोनों चीज़ें कवर करने में। इतने सारे यूनिट्स हैं और इतने सारे क्वेश्चंस कवर करने में बहुत टाइम लगता है रिकॉर्ड करने में वीडियोस। बट आई एम सॉरी फॉर दैट। होपफुली अब आप लोगों की लास्ट वीडियो होगी, मैं जितने यूनिट कवर कर पाऊंगी मैं करूंगी। अगर कुछ रह जाते हैं तो प्लीज़ आप पीडीएफ परचेज करके खुद पढ़ लेना। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 224 से। व्हाट वुड बी द बेस्ट मेथड फॉर डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट? ओके, हिंदी में पढ़ो। रेडियोधर्मी परमाणु अपशिष्ट के निपटान की सबसे अच्छी विधि क्या होगी? यानी कि रेडियो एक्टिव जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह और न्यूक्लियर वैसे भी वेस्ट होता है, उसको हमें कहाँ डिस्पोज करना चाहिए। ठीक है, देखो रेडियो एक्टिव वेस्ट को बायोस्फीयर से बहुत लंबे समय तक आइसोलेट करना पड़ता है, यानी कि इकोसिस्टम से बहुत टाइम तक दूर रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें ना रेडिएशंस जो होते हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं और बहुत लंबे टाइम तक एमिट करता है ये। ठीक है, इसीलिए इसका डीप अंडरग्राउंड, ये देखो, जहां पे भी डंपिंग एट सी एक्वाटिक एनिमल्स को हार्म करेगा। ओके, लैंडफिल डिस्पोजल विद रेगुलर हाउस होल्ड नहीं, उससे जो है फैल सकता है। ठीक है, इंसिनरेशन होता है जलाना, नहीं जलाओगे तो उसके पोल्यूशन में चले जाएगा। इसलिए अंडरग्राउंड डिस्पोजल इन सिक्योर्ड आइसोलेटेड रेपोजिटरीज। जब आप न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह भी टेस्ट होता है ना, तो उसको हम अंडरग्राउंड टेस्ट करते हैं ताकि उसकी रेडिएशन अंडरग्राउंड ही ट्रैप हो जाए। ओके, तो इसलिए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर वेस्ट अंडरग्राउंड डिस्पोजल करते हैं उसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 225, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोलॉजिकल मेथड ऑफ वेस्ट ट्रीटमेंट? देखो, नॉट वाला है, नेगेटिव क्वेश्चन है, यानी कि कैसे हम वेस्ट को नहीं कर सकते। तो देखो ध्यान से पढ़ना, डाइजेशन, कंपोस्टिंग और लगूनिंग ये सब बायोलॉजिकल है। ठीक है, ये तीनों बायोलॉजिकल हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशनिंग जो है ये एक फिजिकल या फिर केमिकल प्री ट्रीटमेंट होता है, तो ये जो है बायोलॉजिकल नहीं है। इसमें हम केमिकल वगैरह डालकर उसको सड़ाते हैं एक तरह कूड़े को। ओके, तो ये चीज नहीं है। ऑलराइट, यहाँ पे देख लोगे क्वेश्चन नंबर 225, निम्नलिखित में से कौन अपशिष्ट उपचार की जैविक विधि नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कंडीशनिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 226, स्लज गैस अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट लार्जली कंसिस्ट ऑफ। समझो पहले क्वेश्चन को, देखो सीवेज स्लज ना जब एनारोबिक डाइजेशन प्रोसेस से गुजरता है तब जो गैस प्रोड्यूस होती है उसमें मेनली मेथीन होती है। ठीक है, जिससे फ्यूल सोर्स के रूप में भी कैप्चर किया जा सकता है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, लर्न करने का क्वेश्चन है, समझने का क्वेश्चन नहीं है। ध्यान रखना, स्लज गैस में जो है मिथेन प्रोड्यूस होता है। ओके, क्या प्रोड्यूस होता है? मिथेन। ऑलराइट, हिंदी वाले देख लेंगे, सीवेज उपचार का उत्पाद स्लज गैस मुख्यतः किससे बना होता है? तो मिथेन से। ऑलराइट, question number 227, the Basel Convention is largely related to hazardous waste management and its transboundary movement। ध्यान रखोगे क्वेश्चन 227। ठीक है, हिंदी वाले भी देख लेंगे, बेजल अभियम मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन और उसकी सीमा पार आवाजाही। ऑलराइट, देखो बेजल कन्वेंशन जो है 1989 में हुआ था, ईयर याद रखना थोड़ा सा। स्पेसिफिकली हजार्डस वेस्ट की ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट के लिए, मतलब कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इसका ट्रांसपोर्ट और डिस्पोजल को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसको सीबीडी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो से भी कंफ्यूज मत करना, सारे अलग अलग है। बेजल कन्वेंशन बेसिकली वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 1989 में आया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 228, द 3R प्रिंसिपल ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट स्टैंड्स फॉर रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। देखो पहले रिड्यूस आएगा, ये ध्यान रखना, रिड्यूस कम करो। ठीक है, सॉरी ऑप्शन ए, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, कम करो, चीजों को रीयूज करो और रिसाइकिल करो। ठीक है, ये लर्न करने वाला क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया 3R पे। ओके, अपशिष्ट प्रबंधन का 3R सिद्धांत किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो कम करें, पुनः उपयोग करें और पूर्ण चक्रण करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 229, composting is a waste management method that converts organic waste into। देखो कंपोस्टिंग के बारे में सुना है ना हम लोगों ने, जब हम जमीन में दबा देते हैं तो उससे खाद वगैरह बन जाती है, वही होती है कंपोस्टिंग। इसमें क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में होते हैं ना, वो वेस्ट को जो है बायोलॉजिकली डिकम्पोज करके एक कंपोस्ट बना देते हैं, खाद बना देते हैं, जिसको हम फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज कर सकते हैं क्रॉप्स में। ओके, तो इसका आंसर है
क्या होता है, कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट को इनटू न्यूट्रिएंट रिच मेन्योर थ्रू बायोलॉजिकल डीकम्पोजिशन। ओके। कंपोस्टिंग एक अपशिष्ट प्रबंधन विधि है जो कार्बनिक अपशिष्ट को किसमें परिवर्तित करती है, तो जैविक अपघटन के माध्यम से पोषक तत्वों से भरपूर खाद में। ओके, कंपोस्टिंग से याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 230, इंसिनरेशन इज अ वेस्ट डिस्पोज मेथड इन, देखो मैंने अभी कहा था ना, इंसिनरेशन से याद रखना बर्निंग होती है ये, ठीक है। बर्निंग वेस्ट एट अ हाई टेम्परेचर टू रिड्यूस वॉल्यूम, बहुत बार यूज होती है, ये बहुत कॉमन है। ओके, बरिंग नहीं आएगा, इंसिनरेशन से बर्निंग याद रखना। ओके, हिंदी वाले देख लेंगे। भस्मीकरण नाम में दिख रहा है, मात्रा कम करने के उच्च तापमान पर अपशिष्ट जलाना, जलाना और भस्मीकरण एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके। क्वेश्चन नंबर 231, सैनिटरी लैंडफिल डिफर फ्रॉम ओपन डंपिंग मेनली बिकॉज दे, अब देखो सैनिटरी लैंडफिल साइंटिफिकली डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंजीनियर जो है काफी सारे सिस्टम्स बनाते हैं गैस मैनेजमेंट के लिए और कूड़े को मैनेज करने के लिए, ताकि ग्राउंड वाटर और एयर कंटेमिनेशन ना हो सके कूड़े से, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ना बंद करके कूड़ा रखा जाता है और बहुत सारे प्रोसेस फॉलो होते हैं। वहीं ओपन डंपिंग ग्राउंड अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई भी ऐसे कंट्रोल नहीं होते, ये ज्यादा हार्मफुल होते हैं ओपन, क्योंकि ओपन में कूड़ा पड़ा होता है तो एनवायरमेंट को ज्यादा हार्म करता है। ऑलराइट, बहुत इजी है। कैसे डिफर करते हैं ये सैनिटरी लैंडफिल्स जो हैं, ये इंजीनियर्ड लाइनर्स एंड कंट्रोल्स टू प्रिवेंट लीचेड एंड गैस कंटैमिनेशन यूज करते हैं। ऑप्शन बी। ओके। स्वच्छता लैंडफिल खुली डंपिंग से मुख्य रूप से किससे भिन्न है, तो वह लीचेड और गैस संदूषण को रोकने के लिए इंजीनियर लाइनर और नियंत्रण का उपयोग करते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 232, बायोमेडिकल वेस्ट रिक्वायर स्पेशल हैंडलिंग प्राइमरली बिकॉज, देखो हॉस्पिटल और क्लिनिक से जनरेट होने वाले बायोमेडिकल वेस्ट को हम, मतलब वेस्ट को हम बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं, जो भी हॉस्पिटल से, ये आपके ग्लव्स हो गए, इंजेक्शंस हो गया और दवाइयों के जो बॉटल्स होते हैं ये सब होते हैं, नीडल्स वगैरह हो गया, ठीक है। और इसलिए इसे जो है स्पेशल सेग्रीगेशन और ट्रीटमेंट की जरूरत होती है ताकि इससे इन्फेक्शंस वगैरह स्प्रेड ना हो, ठीक है। तो इनको क्यों अलग रखा जाता है, क्योंकि इनमें इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ये हजार्डस होते हैं और शार्प मेटल्स नीडल्स वगैरह होती हैं जिससे हेल्थ पे रिस्क रहता है। ओके, तो ऑप्शन बी। हिंदी वाले, जैव चिकित्सा अपशिष्ट को विशेष प्रबंधन की आवश्यकता मुख्य रूप से क्यों होती है, तो इसमें संक्रामक, खतरनाक या तीक्ष्ण पदार्थ हो सकते हैं जो स्वास्थ्य जोखिम पैदा करते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 233, देखो ई वेस्ट तो नाम से पता लग रहा है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है ये, ठीक है। तो डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ऑप्शन बी। ओके। ई कचरा मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है, तो इलेक्ट्रॉनिक से याद रखोगे, ई वेस्ट का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है। ओके। हजार्डस वेस्ट इज कैरेक्टराइज बाय प्रॉपर्टी सच एज, हजार्डस क्या होता है, देखो हजार्डस वो होगा जो हमें हार्म कर सकता है, तो डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। और बायोडिग्रेडेबल भी नहीं हो सकता, अगर बायोडिग्रेडेबल होता तो हजार्डस नहीं होता, ठीक है। बीइंग एंटायरली इनर्ट मतलब सिर्फ अंदर रहने वाला, ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके। टॉक्सिसिटी, फ्लेमेबिलिटी, कोरोजिविटी और रिएक्टिविटी की वजह से। ओके। हिंदी वाले, खतरनाक अपशिष्ट की विशेषता किन गुणों से होती है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। ओके। क्वेश्चन नंबर 235, वर्मी कंपोस्टिंग यूजेस विच ऑर्गेनिज्म टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट, अर्थवॉर्म्स। देखो वर्मी कंपोस्टिंग हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। वर्मी का मतलब ही वर्म होता है लैटिन में, तो वर्मी कंपोस्टिंग में अर्थवॉर्म ऑर्गेनिक वेस्ट को ब्रेक डाउन करके न्यूट्रिएंट रिच खाद बना देते हैं। ओके। 235, वर्मी कंपोस्टिंग कार्बनिक अपशिष्ट को अपघटित करने के लिए किस जीव का उपयोग करती है, तो केंचुए। ओके। क्वेश्चन नंबर 236, the main environmental concern with unmanaged landfill sites is very easy, जहां पे कूड़ा बहुत टाइम तक पड़ा हुआ है उससे क्या होगा, जैसे दिल्ली में एक बहुत फेमस है जो बॉर्डर पर है ना, तो उससे क्या होगा, जीरो इम्पैक्ट ऑन ग्राउंड वाटर नहीं हो सकता, सॉइल फर्टिलिटी भी इंक्रीज नहीं होती कूड़ा अगर ओपन में पड़ा हुआ है, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ ऑल वेस्ट रिलेटेड डिसीजेस भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कूड़ा रह ही रहा है तो उससे तो बल्कि वेस्ट से तो रिलेटेड डिसीज होंगी ना लोगों को, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, जनरेशन ऑफ लीचेट एंड मिथेन कंटामिनेटिंग सॉइल, वाटर एंड एयर। ओके। अप्रबंधन लैंडफिल स्थलों के साथ मुख्य पर्यावरणीय चिंता क्या है, तो मृदा, जल और वायु को दूषित करने वाले लीचेट और मिथेन का उत्पादन। ओके। क्वेश्चन नंबर 237, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स मेनली हेल्प्स बाय,
देखो, अगर हम कूड़े को अलग अलग करेंगे, जब वेस्ट को सोर्स पर ही कैटेगरी में सेपरेट कर दिया जाता है, जैसे कि ऑर्गेनिक कूड़ा कौन सा है, रिसाइकलेबल कौन सा है, हजार्डस कौन सा है, तो तब उसका जो है रिसाइकलिंग और आसान हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट और आसान हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है यहाँ पर कि सेग्रीगेशन से रिसाइकलिंग ईजी होती है और ट्रीटमेंट भी ईजी होता है। ओके, हिंदी वाले देख लेंगे। स्रोत और पर अपशिष्ट पृथक्करण मुख्य रूप से किस प्रकार सहायता होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पूर्ण चक्रण और उपचार को अधिक कुशल बनाकर। ओके, क्वेश्चन नंबर 238, विच गवर्नमेंट रूल गवर्न सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन अर्बन इंडिया, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल। पता ही लग रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट ही जिस नाम में आ रहा है, तो वही आंसर होगा। ओके, भारत में शहरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को कौन सा सरकारी नियम नियंत्रित करता है, तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, ऑप्शन ए। Question number 239. Anaerobic digestion of organic waste is useful mainly because it produces biogas. देखो, क्वेश्चन को समझना। देखो, एनारोबिक डाइजेशन मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में ऑर्गेनिक वेस्ट को डीकम्पोज करना, तो इससे बायोगैस बनती है जो मेनली मीथेन कंटेन करती है, जो रिन्यूएबल फ्यूल के रूप में हम यूज कर सकते हैं। काफी ज्यादा हाउस होल्ड वगैरह में भी यूज होता है ये। ठीक है, जो वो गोबर के उपले होते हैं ना, वो जो बनते हैं, वो मीथेन वाला ही होता है कॉन्सेप्ट। ओके, 39, कार्बनिक अपशिष्ट का अवयवीय पाचन मुख्य रूप से उपयोगी क्यों है, तो यह ईंधन के रूप में उपयोग की जा सकने वाली बायोगैस उत्पन्न करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 240, विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट ट्रीटमेंट मेथड इज बेस्ट सुटेड फॉर ट्रीटिंग लिक्विड सीवेज बिफोर डिस्चार्ज। लिक्विड सीवेज, देखो, लिक्विड सीवेज के लिए स्पेशली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट डिजाइन किए गए हैं, जो फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेस यूज करके वेस्ट वाटर को सेफ डिस्चार्ज के लायक बनाते हैं। लैंडफिलिंग, इंसर्नेशन, ओपन डंपिंग ये आंसर हो ही नहीं सकता, तो इसमें लिखा ही आ रहा है सीवेज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। ओके, तो सीवेज अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र। क्वेश्चन नंबर 241, प्लास्टिक वेस्ट पोजेज अ लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल हजार्ड मेनली बिकॉज, हमें पता है प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, प्लास्टिक को हम खत्म नहीं कर सकते, रिसाइकल नहीं हो सकता, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी, नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड परसिस्ट इन द एनवायरमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, प्लास्टिक अपशिष्ट मुख्य रूप से क्यों दीर्घकालिक पर्यावरणीय खतरा उत्पन्न करता है, तो ये गैर जैव अपघटनीय है और पर्यावरण में लंबे समय तक बना रहता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 242, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ईपीआर इन वेस्ट मैनेजमेंट रिक्वायर्स, देखो इसका आंसर है ऑप्शन बी। देखो, ईपीआर पॉलिसी के तहत जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो प्रोडक्ट का एंड ऑफ लाइफ डिस्पोजल या रिसाइकलिंग का इंतजाम करे। सिर्फ कंज्यूमर या गवर्नमेंट पर ये बर्डन नहीं डाला जाता, तो कंपनी के ऊपर भी होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑलराइट, हिंदी वाले देख लो, अपशिष्ट प्रबंधन में विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी की आवश्यकता क्या है, तो उत्पादकों को उनके उत्पादों के उपभोक्ता के बाद के निपटान पूर्ण चक्र का प्रबंधन करना होगा। ओके, 243 क्वेश्चन, लगूनिंग अ बायोलॉजिकल वेस्ट ट्रीटमेंट मेथड प्राइमरली इन्वॉल्व्स, देखो लगूनिंग में वेस्ट वाटर को शैलो पॉन्ड्स में रखा जाता है, जहां नेचुरल बैक्टीरिया और एल्गे प्रोसेस से वो ट्रीट होते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना, बहुत नीचे दबा दिया जाता है पानी के नीचे और फिर उनको ट्रीट करा जाता है। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। हिंदी वाले देख लेंगे, लगूनिंग एक जैविक अपशिष्ट उपचार विधि में मुख्य रूप से क्या शामिल है, तो उथले तालाबों में प्राकृतिक जैविक प्रक्रियाओं का उपयोग करके अपशिष्ट जल का भंडारण और उपचार। ओके, क्वेश्चन 244, विच वेस्ट कैटेगरी इंक्लूड डिस्कार्डेड बैटरीज, हजार्डस वेस्ट होता है, ये हमने ई वेस्ट, हजार्डस हाउस होल्ड वेस्ट में आते हैं, ध्यान रखना। ओके, ऑप्शन बी, खतरनाक घरेलू अपशिष्ट। लास्ट क्वेश्चन, ओके लास्ट नहीं है, 245, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल प्राइमरली हेल्प्स बाय, रिसाइकलिंग से क्या होगा, तो रिसाइकलिंग से हम कंजर्व करेंगे रॉ मटेरियल एंड रिड्यूसिंग लैंडफिल। अगर कूड़े को रिसाइकिल करके वापस यूज करा जा सकता है तो उससे ऑब्वियसली जो है कूड़ा कम होएगा, इतना तो पता ही है। ओके, 245 यहाँ पे देख लेंगे, ऑप्शन ए, कच्चे माल का संरक्षण, लैंडफिल भार को कम करना। लास्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन वेस्ट मिनिमाइजेशन, देखो वेस्ट मिनिमाइजेशन का फोकस होता है सोर्स पर ही वेस्ट की क्वांटिटी और उसकी टॉक्सिसिटी को कम करना, मतलब पहले से ही कम वेस्ट जनरेट करना, ना कि बाद में उसे मैनेज करना। ओके, तो हम क्वांटिटी को रिड्यूस करेंगे और उसके वेस्ट को पहले से ही जनरेट करने से पहले ही मैनेज करेंगे, जैसे कि लोग घर पर जो है अलग करते हैं, गीला सूखा कूड़ा अलग अलग करते हैं, तो वेस्ट मिनिमाइजेशन है वो। ओके, ऑप्शन नंबर बी। ऑलराइट,
निम्नलिखित में से कौन अपशिष्ट न्यूनीकरण के सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है? तो निपटान या उपचार से पहले स्रोत पर उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा को, विषाक्त को कम करना। ओके, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो गया हमारा यूनिट 10 कंप्लीट। अब देखते हैं, देखो यूनिट 11 हो पाया तो ठीक है, वरना मैं सिर्फ यही वीडियो पोस्ट कर दूंगी। ओके, ध्यान रखना इस चीज का। ओके, स्टार्ट करते हैं अब हम यूनिट 11 से, दैट इज क्वेश्चन नंबर 247। द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, दैट इज IPCC, फुल फॉर्म भी देख लो, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज वॉज एस्टैब्लिश्ड इन ग्लोबल एनवायरमेंटल इश्यूज का ये यूनिट है, ठीक है। 1988 में बना था ये, ध्यान रखना। ओके, सिंपल फैक्ट है, IPCC 1988 में बनी थी ताकि क्लाइमेट चेंज पर साइंस की जानकारी इकट्ठा की जा सके, ठीक है। हर साल आता है क्वेश्चन, ध्यान रखना। ओके, हिंदी वाले भी देख लेंगे। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की स्थापना कब हुई थी? तो 1988 में। लर्न कर लो इस ईयर को साथ साथ। ओके, क्वेश्चन नंबर 248, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 8 नेशनल मिशंस अंडर इंडियाज नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज? कौन सा नहीं है? अब आपको पता होनी चाहिए कि कौन से हैं, तभी आप कर पाओगे। तो देखो, नॉट वाला सवाल है, ध्यान से पढ़ना। इंडिया की 8 मिशन में सोलर एनर्जी आता है, वाटर, ग्रीन इंडिया, हैबिटेट, ये सारी चीजें आती हैं। हंगर और पॉवर्टी पे कोई बात नहीं हुई है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज में आप ध्यान रखोगे, देखो वाटर क्लाइमेट चेंज में आएगा, ग्रीन इंडिया आएगा, हैबिटेट भी आएगा, है ना। पॉवर्टी पे कुछ नहीं हुआ, हंगर और पॉवर्टी पे क्लाइमेट चेंज का कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन सी आंसर है। ओके, भारत की जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 8 राष्ट्रीय मिशनों में से निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो भूख और गरीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय मिशन, ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 249, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अ लैंडमार्क इंटरनेशनल ट्रीटी, प्राइमरली एड्रेसेस, ये भी लर्न करने का क्वेश्चन है। CFC जो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही है, CFCs उनके लिए हुआ था, तो इसका आंसर है सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर, ऑप्शन नंबर बी। ओके, याद करने वाला है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया था, ठीक है। ये एक ट्रीटी है जो केमिकल जैसे कि CFC को रोकने के लिए बनी थी, जो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं। ओके, बाकी ऑप्शन अलग है इनसे। ओके, हिंदी वाले भी देख लेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय संधि मुख्य रूप से किससे संबोधित करता है? तो ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 250, द क्योटो प्रोटोकॉल अडॉप्टेड अंडर द UNFCCC प्राइमरली सेट बाइंडिंग टारगेट्स फॉर। अब देखो, क्योटो प्रोटोकॉल का सिंपल मतलब है, डेवलप्ड कंट्रीज को ये टारगेट दिया गया था कि वो अपनी ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करें, ठीक है। यानी कि जो बड़ी कंपनीज, ऑलरेडी कंट्रीज जो डेवलप्ड है, US वगैरह हो गई, इनको बोला गया था कि ग्रीन हाउस गैसेज, ये CFC वगैरह कम करो। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है। 1997 में आया था क्योटो प्रोटोकॉल, ध्यान रखोगे। ओके, हिंदी वाले भी देख लें। UNFCCC के तहत अपनाया गया क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किसके लिए बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करता है? तो विकसित देशों के बीच ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करना, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नीचे कमेंट करेंगे 250 हार्ट। ओके, क्या कमेंट करेंगे? 250 और हार्ट। ऑलराइट, 200-250 क्वेश्चन करिए हमने 50 क्वेश्चन के लिए, बहुत बड़ी बात है। पैट योर बैक्स, बहुत अच्छा है। 250 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन, तो एटलीस्ट 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन तो इसमें से आएंगे ही आएंगे। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 251। ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चन है इस वाले यूनिट में, लर्न करने वाले। द पेरिस एग्रीमेंट अडॉप्टेड 2015 aims to limit global temperature rise to well below 1.5 to 2 डिग्री सेल्सियस above प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। पेरिस एग्रीमेंट का मेन गोल है दुनिया के टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना, और अगर हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करना। ओके, तो ये ध्यान रखोगे, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। 251। ओके, हिंदी वालों के लिए भी सेम रहेगा, बस इतना ध्यान रखना। 252, द रामसर कन्वेंशन एंड इंटरनेशनल ट्रीटी फोकसेस ऑन द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। याद रखोगे, वेटलैंड्स के लिए रामसर कन्वेंशन था, 1971 में आया था ये, ठीक है। फैक्ट है ये भी, वेटलैंड्स दलदल वाले जो एरिया होते हैं ना, उनके लिए, ठीक है। रामसर कन्वेंशन वेटलैंड से रिलेटेड है। हिंदी वाले भी याद रखेंगे। रामसर अभिसम्य एक अंतरराष्ट्रीय संधि मुख्य रूप से किसके संरक्षण पर केंद्रित है? तो आर्द्र भूमियां, वेटलैंड्स। ओके, क्वेश्चन 253, द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन was adopted mainly to address land degradation and desertification, especially in dry lands। देखो,
क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 254 से स्टार्ट करते हैं। द ग्रीन हाउस इफेक्ट रेफर्स टू, सबको पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, जब हीट ट्रैप हो जाती है, एटमॉस्फेरिक गैसेज वगैरह ट्रैप हो जाती है, जिससे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने लग जाता है। ओके, तो इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अंदर हीट को मतलब रोक लेता है, जैसे ना अर्थ के अंदर ट्रैप हो जाती है, जैसे कि CO2 स्पेसिफिकली। ऑलराइट, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 254 का आंसर है ऑप्शन बी। ओके, हिंदी वाले भी देखेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव से क्या तात्पर्य है, तो कुछ वायुमंडलीय गैसों द्वारा ऊष्मा को फांसना जिससे पृथ्वी गर्म होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 255, विच गैस हैज द हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल अमंग कॉमन ग्रीन हाउस गैसेस? नाइट्रस ऑक्साइड इसका आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। नाइट्रस ऑक्साइड आंसर है। ठीक है, फैक्ट है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद रखने ला। जो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा पोटेंशियल रखती है ग्रीन हाउस गैसेज में से पर मॉलिक्यूल, वो नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ओके, सामान्य ग्रीन हाउस गैसों में से किसकी प्रति अणु सबसे अधिक वैश्विक तापन क्षमता है? तो इसका आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 256, द अंटार्कटिक ओजोन होल रेफर्स टू। ओजोन होल सबने पढ़ा होगा, ध्यान रखना। देखो, ओजोन होल का मतलब असली में कोई होल या गैप नहीं होता, ये सिर्फ एक एरिया है जहां पे ओजोन लेयर बहुत पतली हो जाती है। ऐसा नहीं है कि ओजोन लेयर में गैप ऐसे छेद हो गया, ऐसा नहीं हो सकता, पर बहुत पतली हो गई है, तो अंटार्कटिका के ऊपर ये ऐसे हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर है अ रीजन ऑफ सीवियरली थिन्ड ओजोन कंसंट्रेशन ओवर अंटार्कटिका। ओके, ऑप्शन नंबर बी। 256 का ऑप्शन नंबर है बी। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 257, ग्लोबल वार्मिंग इज एक्सपेक्टेड टू कॉज सी लेवल राइज मेनली ड्यू टू। देखो, दो सिंपल रीजन है। पहला, गर्म पानी थोड़ा फैलता है, ज्यादा एक्सपैंड होता है, और दूसरा, गर्मी से ग्लेशियर और आइस शीट्स पिघलते हैं, तो दोनों मिलके सी लेवल को बढ़ाते हैं, इसलिए जो है सी लेवल राइज होता है। तो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ओशन वाटर एंड मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर आइस एंड शीट्स। ओके, ऑप्शन नंबर ए। ग्लोबल वार्मिंग से मुख्य किस कारण समुद्र स्तर में वृद्धि होने की उम्मीद है? तो महासागर जल का तापीय प्रसार और हिमनदों बर्फ की चादरों का पिघलना। ओके, क्वेश्चन नंबर 258, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट्स ग्लोबल एक्शन ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज अंडर द UN? तो इसका आंसर है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। लर्न कर लो, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये ट्रेड से रिलेटेड है, ये मॉनेटरी से रिलेटेड है, और यूनेस्को अलग है। ठीक है, यूनेस्को बेसिकली कल्चरल वगैरह साइट्स वगैरह से रिलेटेड होती है। ओके, 258, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के तहत वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों पर वैश्विक कार्रवाई का समन्वय करती है? तो UNEP। ओके, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 259, ट्रांसबाउंडरी एयर पोल्यूशन सच एज एसिड रेन क्रॉसिंग नेशनल बाउंड्रीज इज अ की एग्जांपल ऑफ। देखो, सिंपल लॉजिक है, जब पोल्यूशन एक कंट्री से उड़कर दूसरे कंट्री में जाता है, जैसे कि एसिड रेन वगैरह क्रिएट करते हैं, तो ये सिर्फ एक देश का प्रॉब्लम नहीं रहता, इसको सॉल्व करने के लिए अलग अलग कंट्रीज को मिलकर काम करना पड़ता है। तो इसलिए इसका आंसर है अ ग्लोबल रीजनल एनवायरमेंटल इशू रिक्वायरिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन। अलग अलग कंट्रीज को मिलकर काम करना पड़ रहा है। ओके, सीमापुर वायु प्रदूषण जैसे राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने वाली अमल वर्षा किसका प्रमुख उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, Question number 260, the Convention on Biological Diversity (CBD) and UNFCCC were both opened for signature at Rio Earth Summit 1992। ये भी लर्न करने वाला क्वेश्चन है, याद रखने वाली बात है। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट कब हुए थे? 1992 के रियो अर्थ समिट में। ओके, जैविक विविधता पर अभिसमय और UNFCCC दोनों को हस्ताक्षर के लिए कहाँ खोला गया था? तो रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 261, ओशन एसिडिफिकेशन इज प्राइमरली कॉज्ड बाय। ऑप्शन ए करेक्ट है, सिंपल कंसेप्ट है। देखो, जब समुद्र बहुत ज्यादा CO2 हवा से सोख लेता है, तो उस CO2 से पानी में एक एसिड बनता है, जिससे समुद्र का पानी थोड़ा एसिडिक हो जाता है। ठीक है, इससे मरीन का जो जीव जंतु वगैरह जैसे कोरल है, उनको नुकसान पहुंचता है। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, एक्सेस अब्जॉर्प्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड बाय सी वाटर। ओके, हिंदी वाले देख लो, महासागर अम्लीकरण मुख्य रूप से किस कारण होता है? तो समुद्री जल द्वारा वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को अत्यधिक अवशेषण। ओके, क्वेश्चन नंबर 262, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एग्जाम्प्लिफाइज द ग्लोबल कॉमन एनवायरमेंटल इशू? देखो, ग्लोबल कॉमन्स का मतलब है वो चीजें जो किसी एक देश की नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की साझी है। जैसे कि हवा, सबके कोई बॉर्डर पे रोक नहीं सकता हवा,
और ओपन समुंदर हो गया, तो इन पर किसी एक कंट्री का पूरा कंट्रोल नहीं होता, इसलिए इन्हें मैनेज करने के लिए सब कंट्रीज को मिलकर काम करना पड़ता है। तो एटमॉस्फेयर एंड हाई सीज शेयर्ड बाय ऑल नेशंस, ऑप्शन नंबर बी। ओके, निम्नलिखित में कौन सा वैश्विक साझा पर्यावरणीय मुद्दे का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे सभी देशों द्वारा साझा वायुमंडल और उच्च समुद्र। क्वेश्चन नंबर 263, डिफॉरेस्टेशन कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज मेनली बाय, देखो डिफॉरेस्टेशन से क्या होगा, सिंपल बात है, पेड़ कार्बन को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं, है ना, जब फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो जब पेड़ काटे जाते हैं या जलाए जाते हैं तो ये स्टोर्ड कार्बन वापस हवा में चला जाता है। साथ ही कम पेड़ होने से फ्यूचर में कार्बन अब्सॉर्ब कम करने की जो है कैपेसिटी उनकी कम हो जाती है। तो बी ऑप्शन, रिलीजिंग स्टोर्ड कार्बन एंड रिड्यूसिंग द अर्थ्स कार्बन सिंक कैपेसिटी, ऑप्शन नंबर बी। ओके, वनों की कटाई मुख्य रूप से वैश्विक जलवायु परिवर्तन में किस प्रकार योगदान देती है? तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 264, द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सीओपी रेफर्स टू, देखो सीओपी एक मीटिंग होती है जहां सारी कंट्रीज मिलकर देखती हैं कि यूएनएफसीसीसी जैसे एग्रीमेंट सही से इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं। ये हर साल होती है और आपने शायद सीओपी 26, सीओपी 28 जैसे नाम न्यूज में सुने होंगे क्योंकि ये होनी है। ओके, तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गवर्निंग बॉडी ओवरसीइंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशंस। ओके, हिंदी वाले भी देख लो, पार्टियों का सम्मेलन किसे संदर्भित करता है? तो ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 265, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीशन, देखो ओजोन लेयर हमें सिर्फ सूरज की हार्मफुल यूवी रे से बचाती है। जब ये लेयर पतली हो जाती है तो ज्यादा यूवी रेडिएशन जमीन तक पहुंच जाती है जिसके कारण स्किन कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखोगे, इससे क्या होगा, इंक्रीज यूवी बी रेडिएशन रीचिंग अर्थ सरफेस। ओके, और सारे ऑप्शन वैसे ही हट जाएंगे, रिड्यूस नहीं होएगा स्किन कैंसर, बी भी हट जाएगा, डिक्रीज ग्लोबल टेम्परेचर, तो ऑप्शंस को हटाना सीखो। ओके, निम्नलिखित में से कौन समता मंडलीय ओजोन संरक्षण का प्रत्यक्ष परिणाम है? तो ए। ओके, मैं हिंदी वाला कंटिन्यू नहीं करूंगी, मेरे से मैं जितने क्वेश्चन करवा सकती हूँ मैं करवा रही हूँ। क्वेश्चन 266, क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन रेफर्स टू, क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या होता है? हम लोग ऐसी चीजें नहीं करेंगे जिससे क्लाइमेट खराब हो, तो ऑप्शन नंबर बी, पता ही लग रहा है, क्लाइमेट चेंज सबको पता होगा क्या होता है ना। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 267, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन क्या होता है? देखो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और एडाप्टेशन को साथ में याद रखना इजी है। मिटिगेशन का मतलब है प्रॉब्लम को रूट से कम करना, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन कम करना, और एडेप्टेशन का मतलब है उसके इफेक्ट के साथ जीना सीखना। ओके, तो ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस, ऑप्शन ए करेक्ट है। हिंदी वाले भी देख लो, जलवायु परिवर्तन शमन से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन ए। ओके, 268, विच ग्लोबल इशू इज प्राइमरली एड्रेस्ड बाय द वियना कन्वेंशन, तो ये लर्न करना है आपको, इसका आंसर है प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। वियना कन्वेंशन में भी ओजोन लेयर की बात करी गई थी। ओके, 268, वियना अभ्यासमें मुख्य रूप से किस वैश्विक मुद्दे को संबोधित करता है? तो ओजोन परत की सुरक्षा, ऑप्शन ए। 269, द फिनोमिना ऑफ कोरल ब्लीचिंग इज क्लोजली लिंक्ड टू, देखो जब समुद्र का पानी ना ज्यादा गर्म हो जाता है तो कोरल स्ट्रेस में आकर अपने अंदर रहने वाले कलरफुल एल्गे को बाहर निकाल देते हैं, इसे हम कोरल का रंग सफेद हो जाता है जिसे हम ब्लीचिंग कहते हैं। ठीक है, और अगर टेम्परेचर नॉर्मल नहीं हुई तो कोरल मर भी सकता है, तो ब्लीचिंग, कोरल ब्लीचिंग ये होता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। हिंदी वाले क्वेश्चन देख लेंगे, प्रवाल विनरंजन की घटना किससे निकटता से जुड़ी है? तो ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 270, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब कॉमन्स बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी अ की प्रिंसिपल इंटरनेशनल क्लाइमेट नेगोशिएशन, तो देखो ये प्रिंसिपल सिंपल तरीके से समझो, क्लाइमेट चेंज के लिए सब कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन डेवलप कंट्रीज ने हिस्टोरिकली ज्यादा एमिशन किया है और उनके पास रिसोर्सेज भी ज्यादा हैं, इसलिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा है। डेवलपिंग कंट्रीज से उतना ही एक्सपेक्ट किया जाता है जितना वो एक्चुअली कर सकते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, 270 का ऑप्शन बी है। अब यूनिट 10 और 11 मैंने करवा दिए हैं, 12 से अगर मैं कर सकी तो आई विल पोस्ट द वीडियो, अदरवाइज यू हैव टू डू 12, 13, 14 ऑन योर ओन, यू कैन परचेज द PDF एंड डू इट ऑन योर ओन। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम, अच्छे से करके आना, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आना, जो जो क्वेश्चंस दिख रहे हो सब करना, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आई, वरना प्लीज मुझे जरूर बताना कि आपका पेपर कैसा गया।
थैंक यू सो मच।